Hello dear student, this is my third lecture of chapter 2 Gauss theorem for class 12th student. In this lecture we will discuss application of Gauss theorem. In previous lecture we have already discussed application of Gauss theorem. Before watch this video you must watch the lecture 2 of chapter 2 in which we have explained the electric field due to a charged rod or charged plane sheet or charged sphere. In this lecture we have our first topic is electric field intensity due to a uniformly charged spherical cell. हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है. इस सेल के वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. सेल के आउटसाइड कि हमारे पास एक रिंग है, रिंग के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, रिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और रिंग के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. इसके तीनों केस हम एक एक करके पढ़ेंगे. जो हमारा फर्स्ट केस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल. इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल मीन्स हमारे पास एक सेल है, सेल में से एक रिंग है. रिंग का मतलब जिसका इनर एरिया फ्री हो, मतलब इनर एरिया स्पेस हो और बाहर भी पूरा का पूरा स्पेस हो. तो इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है और इसके पॉजिटिव चार्ज के साथ हमें आउटसाइड यहाँ कहीं कोई पॉइंट पी, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? गॉस थ्योरम से. तो आपको इस वीडियो को पढ़ने से पहले आप इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखें जिसमें मैंने आपको स्टेप वाइज ट्रिक बताया कि आपको स्टेप वाइज फॉलो करके कोई भी गॉस थ्योरम का डेरिवेशन करना है. हमने आपको 3 स्टेप्स बताए हैं. पहला स्टेप्स कंसीडर अ इमेजनरी गॉसियन सरफेस. सबसे पहले हमें एक इमेजनरी गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है. इमेजनरी गॉसियन सरफेस कंसीडर करने के बाद हम उसमें गॉस थ्योरम की वैल्यू को पुट ई डॉट डी एस को फॉर्मूले को अप्लाइड करेंगे. फिर चार्ज को लिखेंगे, टोटल चार्ज कितना है गॉसियन सरफेस के अंदर. फिर वैल्यू को पुट करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे. तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. पहला स्टेप हमारा है कंसीडर अ गॉसियन सरफेस. हम पहले गॉसियन सरफेस को कंसीडर करेंगे. गॉसियन सरफेस कंसीडर करने से पहले हम ये डिफाइन कर लें कि हमारे पास ये जो सेल है, इस सेल का रेडियस आर है और ये सेल है. तो हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कंसीडर अ थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर. तो पहले हमने कंसीडर कर लिया कंसीडर अ थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड सेंटर ओ. नाउ वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड outside the spherical cell at distance small r from center O. ओके. अब यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा कि जो हमारा आर होगा, पहला केस जो हम लेंगे, केस नंबर फर्स्ट, तो जो हमारा आर होगा वो ग्रेटर होगा कैपिटल आर से. मतलब हम जो पॉइंट पी कंसीडर करेंगे वो पॉइंट पी हमारा जो होगा रेडियस से ग्रेटर होगा. मीन्स हम यहाँ कहीं कोई पॉइंट पी कंसीडर कर ले रहे हैं. यहाँ पे जो आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना कि इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. तो हमारा जो गॉस थ्योरम का पहला स्टेप है, स्टेप नंबर फर्स्ट हमें ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर अ इमेजनरी गॉसियन सरफेस सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा आर सिमेट्रिकल. हमें एक यहाँ पे इमेजनरी गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एवरी पॉइंट पे इक्वल हो एंड एंगल एरिया वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड के एवरी पॉइंट पे सेम हो. तो हम यहाँ पे एक स्फेरिकल इमेजनरी गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे. गॉसियन सरफेस का मतलब जो क्लोज सरफेस हो और एक आपका सिमेट्रिकल हो. तो ये हमने कंसिडर कर लिया एक इमेजनरी गॉसियन सरफेस. ऐसा हमने इसलिए कंसिडर किया क्योंकि एवरी पॉइंट पे जो डिस्टेंस है वो आर है और जो पॉइंट पी है वो लाई कर रहा है गॉसियन सरफेस पे. गॉसियन सरफेस का पहला कंसिडर होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एवरी पॉइंट पे इक्वल होना चाहिए. पॉइंट पी जो है वो सरफेस पे लाई करना चाहिए. सेकेंड कंडीशन की एरिया वेक्टर, जो इसका एरिया वेक्टर है वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड, मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का जो डायरेक्शन होना चाहिए या एंगल होना चाहिए हमेशा एवरी पॉइंट पे सेम होना चाहिए, वो जीरो है यहाँ पे. तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं दिस इज अ गॉसियन सरफेस. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कंसीडर अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस. लेट्स कंसीडर अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस सच दैट पी लाई, जो पी है वो लाई कर रहा है कहाँ पे, पी लाई एट अ सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, सेम है एट एवरी पॉइंट
एंड एंगल जो है थीटा है वो क्या होना चाहिए, थीटा बिटवीन, एंड एंगल ऐसे लिख सकते हैं, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज ऑल्सो सेम। ऐसा हमें पहला स्टेप में कंसीडर करना है कि एक इमेजनरी गॉसियन सरफेस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एवरी पॉइंट पे सेम हो, एंड दूसरा कंडीशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल एवरी पॉइंट पे इक्वल होना चाहिए। ये हमने पहला कंसीडर कर लिया। स्टेप नंबर 2 अब हम कंसीडर करेंगे। स्टेप नंबर 2 हमारा कहता है कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। पहला स्टेप क्या कंसीडर करना है, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस। पहला स्टेप मैंने बता दिया था आपको। दूसरा स्टेप क्या करना है, कैलकुलेट ई डॉट डी एस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैलकुलेट ई डॉट डी एस। तो ई डॉट डी एस ये वेक्टर फॉर्म में होता है, इसे हम ओपन करेंगे तो हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस कॉस थीटा, एंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एवरी पॉइंट पे सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड एवरी पॉइंट पे सेम है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कंसीडर कर लेंगे आउटसाइड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एंड क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी एस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस साइड में है एंड डीएस आपका इस साइड में, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0। तो कॉस 0 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कॉस 0 डिग्री अभी लिखेंगे। एंड हम यहाँ पे आउटसाइड ई को हमने बाहर ले लिया, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गया। एंड क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएस को इंटीग्रेट करेंगे तो ये स्फेयर का जो एरिया होता है वो कितना होता है, तो स्फेयर का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हम आर लेंगे वो गॉसियन सरफेस वाला स्मॉल आर लेंगे, तो हम कितना लिख देंगे, 4 पाई r का स्क्वायर। ये हमारा स्टेप नंबर 2 कंसीडर हो गया। नाउ स्टूडेंट आवर थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप इज कैलकुलेट टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। मींस टोटल गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो टोटल चार्ज में फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला हमारा स्टेप ये होगा कि हम इसके लिए, अगर हमारे पास ये सीट है या फिर कोई भी हमारे पास एरियल सरफेस है, तो एरियल सरफेस के लिए हम एरियल चार्ज डेंसिटी के बारे में जानेंगे। एरियल चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया। कौन सा एरिया, जहां पे चार्ज अप्लाई, जहां पे चार्ज है अवेलेबल। तो ये जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, और चार्ज अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। क्यों कैपिटल, क्योंकि कैपिटल आर ही सरफेस पे ये चार्ज इस समय अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो चार्ज क्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। एंड अब हम पढ़ेंगे स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या हम करेंगे कि बस गॉस थ्योरम के फॉर्मूले को लिखेंगे एंड वैल्यू को पुट करेंगे, फिर हम फाइंड आउट करेंगे ई को। नाउ स्टूडेंट स्टेप नंबर 4, अप्लाई गॉसियन सरफेस, सॉरी अप्लाइंग गॉस लॉ। गॉस लॉ में हम क्या लिखते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर विल इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर की वैल्यू हमने स्टेप नंबर 2 में फाइंड आउट किया है, ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे ई इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इन क्यू की वैल्यू कितना फाइंड आउट हुआ है, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो हम इसके बाद यहाँ पे क्यू की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू पुट कर दिया, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में 4 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये 4 पाई कैंसिल आउट, एंड टोटल आपको हो जाएगा सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज सेल एट द सरफेस, सॉरी एट द आउटसाइड। एंड हमारा जो सेकेंड डेरिवेशन होगा वो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज सेल एट द सरफेस। एंड और बी पार्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल सेल ऑन द सरफेस। तो इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हमें बी पार्ट में ये फाइंड आउट करना है। तो सेम प्रोसेस, सेम वही स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप क्या होना चाहिए, कंसिडर अ गॉसियन सरफेस सच दैट ई एंड थीटा आर सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस कैसा कंसिडर करेंगे, स्फेरिकली कंसिडर करेंगे। तो पहला स्टेप तो हम यही सेम टू सेम लिख देंगे। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट सेम, जैसा पहले में वैसे ही क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आप अपनी कॉपी में यही स्टेप फिर से नोट कर लेना। एंड अब यहाँ पे आपका दूसरा जो स्टेप होगा वो क्या होगा, स्टेप नंबर 2, ई डॉट डी एस। तो हमें यहाँ पे स्टेप नंबर 2 तो लिखना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस वेक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास दिस इज द स्फेरिकल सेल, एंड इस स्फेरिकल सेल पे क्या करना है हमें, अंदर की साइड में, इनर साइड पे यहाँ कोई पॉइंट पे है, इसका रेडियस कैपिटल आर है,
एंड दिस इज द स्मॉल आर, सॉरी हमें इस सरफेस पे फाइंड आउट करना है, दिस सरफेस पे। तो इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस भी हम इसी सरफेस पे कंसिडर करेंगे, क्योंकि गॉसियन सरफेस का कंडीशन ये होना चाहिए कि गॉसियन सरफेस जो होना चाहिए उस पे पॉइंट पे लाई करे। एंड सेकंड थिंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों के बीच का जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और एवरी पॉइंट पे सेम होना चाहिए। ये दोनों कंसिडर कर रहा है, दोनों को फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। ई डॉट डी एस, तो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। E ds cos theta means close integral of E ds cos theta means E is the constant because every point पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कांस्टेंट ले लिया। ds क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds इनटू थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड A, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, E आपका आउटसाइड क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds से हम लिख सकते हैं E डॉट ds, एंड ds को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, e इंटू 4 पाई r का स्क्वायर, कैपिटल R का स्क्वायर। ये हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। एंड नाउ स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 मीन्स टोटल चार्ज, कैलकुलेट टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो वी कैन राइट हियर टोटल चार्ज स्मॉल q इज इक्वल टू, तो स्मॉल q इज इक्वल टू हमें पता है सिग्मा इंटू एरिया, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, देन q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। तो सिग्मा इंटू एरिया, एरिया में हम कितना लिखेंगे, तो एरिया जो आपका हो जाएगा सरफेस का कितना जाएगा, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। वी कैन राइट हियर 4 पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर। एंड नाउ स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में हमें क्या करना होता है, गॉस थ्योरम का फॉर्मूला लिखना होता है। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस वेक्टर will equal to q upon epsilon naught, and E dot ds की वैल्यू E into 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन epsilon naught, q की वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन में epsilon naught। ये आपका 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल आउट, देन E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन epsilon naught। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज सेल ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट, ये आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और यहाँ पे ये मैक्सिमम होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। एंड अब हम फाइंड आउट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल। नाउ और थर्ड पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल। हमारे पास एक चार्ज सेल है और इस चार्ज सेल का रेडियस कैपिटल आर है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस चार्ज सेल के इनसाइड। इनसाइड मीन्स कहीं यहाँ कोई पॉइंट P है एट डिस्टेंस R, हम मान ले रहे हैं स्मॉल r, और इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो फिर हम सिंपल सा वही फॉर्मूला यूज करेंगे, वही 4 स्टेप। मैंने बताया आपको कि ये 4 स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी 4 स्टेप को ही फॉलो करके आप सारे डेरिवेशन करोगे। इसमें भी सेम वही 4 स्टेप हम फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होता है, कंसिडर अ गॉसियन सरफेस, ऐसा गॉसियन सरफेस जिसपे P लाई करे। तो हम क्या कंसिडर करेंगे, फर्स्ट स्टेप कंसिडर अ गॉसियन सरफेस लाइक दिस। तो हम यहाँ पे पहले ही कंसिडर कर लेंगे कि जो हमारा R होगा वो क्या होगा, जो स्मॉल r होगा वो लेस देन होगा कैपिटल R से इनसाइड। एंड स्टेप नंबर फर्स्ट में पहला स्टेप सेम वही, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, P lies on the surface, Gaussian surface on which P lies on the surface, and electric field remain constant. Why remain constant? Because every point पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल है, रिमेन कांस्टेंट। एंड एंगल बिटवीन E and A, area and electric field also remain constant। फर्स्ट स्टेप तो हमने कंसिडर कर लिया। एंड नाउ स्टेप नंबर सेकेंड, कैलकुलेट E डॉट डी एस। तो स्टेप नंबर सेकेंड, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, दिस विल इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डी एस कॉस थीटा। E डी एस कॉस थीटा मीन्स E तो कांस्टेंट है एवरी पॉइंट पे, तो E आपका आउटसाइड हो जाएगा। क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस इंटू कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड डी एस। तो यहाँ पे जो एंगल होगा ये एरिया वेक्टर, क्योंकि क्लोज सरफेस जो एरिया वेक्टर होगा भी आउटसाइड बाहर जाता हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डायरेक्शन इधर हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, कॉस 0 डिग्री। एंड ये हो जाएगा E इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1। क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया इस गॉसियन सरफेस का, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू
स्मॉल आर स्क्वायर, जहाँ पे हमने पहले ही कंसिडर कर लिया स्मॉल आर इज द लेस देन कैपिटल आर। नाउ स्टेप नंबर थर्ड, तो स्टेप नंबर थर्ड क्या होता है? तो स्टेप नंबर थर्ड, कैलकुलेट टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस, टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ऐसे आपको समझना है, द गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस, दिस इज द गॉसियन सरफेस हैविंग स्मॉल आर रेडियस, द टोटल चार्ज, पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज दिख रहा है आपको? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बाहर साइड में चार्ज है लेकिन अंदर इस गॉसियन सरफेस का चार्ज नहीं है। तो हम Q इक्वल टू कितना लिख देंगे? 0 लिख देंगे। नाउ स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में हम क्या लिखेंगे? तो स्टेप नंबर 4 हमारा होता है गॉस थ्योरम को फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू को पुट करना। तो स्टेप नंबर 4, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर विल इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी एस की जो वैल्यू आई है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q की वैल्यू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड वो कितना होता है? 0 होता है। तो किसी भी चार्ज सेल के वजह से जो सेंटर, मतलब चार्ज सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। चार्ज सेल के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर अपॉन स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, एप्सिलॉन नॉट सरफेस पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड सेंटर पे 0। इट्स मीन अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमने रेडियस से, मतलब हम ये कैपिटल आर रेडियस से अगर हम इंक्रीज बाहर जा रहे हैं, तो कैपिटल आर रेडियस से जब बाहर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो रहा है? घटता हुआ जा रहा है। मीन्स इसका मैक्सिमम जो हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वो किस पे होता है? रेडियस कैपिटल आर पे होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जब r इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R होगा तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये E मैक्स हो जाएगा। एंड जब हम r की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, मीन्स ये जो हमारा स्मॉल r है अगर हम इसको आउटसाइड जाएंगे तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? घटता हुआ चला जाएगा इस तरीके से। तो ये हम लिख सकते हैं E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। एंड वही सेम कंडीशन जब हम इनसाइड आएंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डायरेक्ट इसे लिख देंगे E इज इक्वल टू 0। ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। एंड दिस इज द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस फॉर अ स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल के लिए हमने ग्राफ भी प्लॉट कर लिया, तीनों केस देख लिए। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास दो चार्ज प्लेट है, दोनों चार्ज प्लेट के बीच में अगर हम कोई पॉइंट P रखते हैं तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? या दो चार्ज प्लेट है, दोनों चार्ज के आउटसाइड हम एक पॉइंट P रखेंगे तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? मीन्स हम प्लेट का कम्बिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, और फिफ्थ पार्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट पैरेलल शीट। सबसे पहले इस डेरिवेशन को पढ़ने से पहले आपको ये आना चाहिए कि कोई भी हमारे पास अगर प्लेन शीट है, तो प्लेन शीट अगर हमारे पास सपोज ये प्लेन शीट है और इस प्लेन शीट पे चार्ज, इसको मैंने रब कर दिया, इस पे चार्ज आ गया, तो इस चार्ज की वजह से एक डिस्टेंस r पे कोई पॉइंट P, तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो हमने प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी चार्ज शीट के वजह से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जो आपको याद होना चाहिए, किसी भी प्लेन शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वह सिग्मा इज द एरियल चार्ज डेंसिटी। एरियल चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया, Q अपॉन ए। सिग्मा की वैल्यू जो होती है वो Q अपॉन ए होती है। अब यहाँ पे हमें कंसीडर ये करना है कि हमारे पास दो चार्ज बॉडी है, मतलब दो प्लेट है। जैसे एक हमारे पास प्लेट है, इसको मैंने रब किया और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर मैंने दूसरा प्लेट लिया और दूसरे प्लेट को भी रब किया, ये इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो हमने दोनों प्लेट को एक दूसरे को कांटेक्ट में ऐसे इस तरीके से रख दिया। दिस इज द फर्स्ट प्लेट, दिस इज सेकंड प्लेट। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है यहाँ पे फर्स्ट सरफेस पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड रीजन में, एंड थर्ड रीजन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। एंड इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 है, ये दूसरे मेटल का बना हुआ है। इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 2 है। या हो सकता है सेम मेटल का हो बट इस पे चार्ज ज्यादा, इस पे चार्ज कम हो, मतलब चार्ज डेंसिटी दोनों में डिफरेंट है। तो इस कंडीशन में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन में कितना कितना होगा? तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो क्या होता है? अगर हमारे पास इस तरीके का कोई प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज इस पर, तो इससे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से होगा, और इसे हम बोल देंगे कि फर्स्ट सीट, इसे हम बोल देंगे सेकंड सीट। तो फर्स्ट वाले की जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड, मतलब बाहर निकलता हुआ, E1 हो गया। एंड सेकंड वाले का जो ये वाला हमारे पास सीट है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर के साइड में, क्योंकि अगर इस पे चार्ज है, ये बहुत ही थिन प्लेट चार्ज है, तो इसका जो, इस पर अगर चार्ज है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो इस डायरेक्शन में होगा,
बाहर के साइड में, और इस सरफेस के लिए इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे जो ये सरफेस है, इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ये हमारा हो जाएगा E2। अगर हम थर्ड रीजन की बात करें तो थर्ड रीजन में इधर के लिए भी इधर ही होगा पॉजिटिव चार्ज, इधर के लिए भी इधर ही होगा, मतलब दोनों का जो हमारा E1 होगा वो भी इसी डायरेक्शन में, एंड E2 जो होगा वो भी इसी डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम। एंड फर्स्ट रीजन के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर हमारे पास थिन प्लेट है तो इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर ही होगा, इस प्लेट्स के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर ही होगा। तो फर्स्ट सरफेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वो E1, एंड इसके लिए भी E2 भी सेम डायरेक्शन। तो इन रीजन हम लिख सकते हैं, इन रीजन फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड में सेम है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम सेम है। तो E इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, क्योंकि E1 एंड E2 जब भी दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, दोनों को हम सिंपल ऐड कर सकते हैं। तो हो जाएगा E1 प्लस E2, एंड दिस विल इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस विल इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम लिख सकते हैं, अगर इसका सिग्मा 1 है, इसका सिग्मा 2 है, तो हम इसे कॉमन करके लिखेंगे, सॉरी ऐसे हम कर सकते हैं 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ओके, इन केस अगर दोनों का सिग्मा सेम है, दोनों सेम मेटल के बने हुए, दोनों पे चार्ज सेम है, तो उस कंडीशन में सिर्फ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। एंड सेकेंड कंडीशन हम पढ़ेंगे कि इन रीजन, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया, इन रीजन सेकेंड रीजन में देखो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग, इसका डायरेक्शन इस साइड, इसका डायरेक्शन इस साइड। तो इन सेकेंड रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 माइनस E2, दिस विल इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, ये आपका 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। इन केस अगर दोनों सेम मेटल का बना हुआ है, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सेंटर पे, मतलब दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों इक्वल हो जाएगा, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे निगेटिव चार्ज है, देन क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव, उस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा उसे हम देखते हैं। सेकेंड, हमारे पास दो चार्ज है, दो प्लेन थिन सीट है, और एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे हमने निगेटिव चार्ज कर दिया। तो हमें फर्स्ट रीजन में, सेकंड रीजन में, थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट रीजन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज राइज करता है, निकलता है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो किधर हो जाएगा, फर्स्ट वाले के लिए E पॉजिटिव इधर हो जाएगा, एंड सेकंड वाले के लिए निगेटिव में क्या होता है, इंसर्ट करता है, निगेटिव के लिए किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। मीन्स जितना ये E पॉजिटिव हो जाएगा, E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड E ड्यू टू निगेटिव चार्ज, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग, बट इसके लिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा पॉजिटिव के लिए निकलता हुआ, एंड जो निगेटिव है, निगेटिव के लिए भी क्या होता है, अंदर आता हुआ, तो ये E ड्यू टू पॉजिटिव हो जाएगा, एंड निगेटिव के लिए इनसाइड अंदर आता हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा निगेटिव चार्ज में इंसर्ट करता है, टर्मिनेट करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, E ड्यू टू निगेटिव, दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो आपका राइट साइड में हो जाएगा। तो थर्ड, एंड जो थर्ड रीजन हमारा है, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटसाइड, सॉरी ये हम आउटसाइड बनाएंगे इस साइड, E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, एंड निगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होता है, तो निगेटिव को ऐसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, E ड्यू टू निगेटिव चार्ज। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे इन रीजन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो E नेट इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग अपोजिट है इच अदर, तो हो जाएगा E ड्यू टू पॉजिटिव माइनस E ड्यू टू निगेटिव सीट। तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सीट को ऐसे कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस विल इक्वल टू जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, फर्स्ट रीजन एंड थर्ड रीजन में जीरो हो जाएगा, बट इन रीजन सेकेंड रीजन में कितना हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 मीन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस विल इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कब होगा, ये दोनों के बीच में, मतलब यहाँ पे मिड सेशन है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, क्योंकि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलता है, निगेटिव में टर्मिनेट होता है। यहाँ पे भी निगेटिव के लिए टर्मिनेट हो रहा है, एंड पॉजिटिव के लिए राइट, इधर जा रहा है राइट साइड में। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया डिफरेंट डिफरेंट रीजन में दो सीट के वजह से। वन एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं।
A large plane sheet of charge having surface charge density 5 into 10 to the power minus 6 coulomb per meter square lie in xy plane. Find the electric flux through a circular area of radius 0.1 meter if the normal to the circular area makes an angle of 60 degree with the z axis. मीन्स आपके पास कोई एक प्लेन है, इसका सोल्यूशन होगा, हमारे पास एक प्लेन सीट है जो एक्स वाई प्लेन में प्लेस्ड है. दिस इज द एक्स वाई प्लेन, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया. और यहाँ पे कोई 60 डिग्री पे हमारे पास एक सर्कुलर कोई डिस्क है जो 60 डिग्री जेड एक्सिस से सबटेंड कर रहा है. मीन्स ये वाला जो एक्सिस है वो 60 डिग्री सबटेंड हो रहा है. तो ये जो 60 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस राइज करेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना पास हो रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है. कि जो हमारे पास एरिया है ये 60 डिग्री जो बना रहा है जेड एक्सिस से, कुछ इस तरीके का डायग्राम इसमें नहीं बनाना है आपको, और उसका रेडियस दिया हुआ 0.1 मीटर, वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा ये हमें बताना. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें गिवन डेटा लिखना होगा. हेयर गिवन डेटा, तो जो हमें चार्ज डेंसिटी दिया हुआ, चार्ज डेंसिटी मीन सिग्मा, क्योंकि कभी भी प्लेन सीट अगर है तो जो चार्ज डेंसिटी होगा वो सिग्मा होगा. अगर ये रॉड होता तो लेमडा दिया होता. फॉर प्लेन सीट सिग्मा विल इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर. एंड रेडियस इज गिवन हेयर 0.1 मीटर, तो r इज इक्वल टू 0.1 मीटर. एंड थीटा इज गिवन, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. वी नो डेट फ्लक्स का वैल्यू कितना होता है, सो फ्लक्स इज इक्वल टू फाइव इज इक्वल टू कितना होता है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर. दिस विल इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा. ई डॉट डी एस कॉस थीटा, ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, डी एस मीन्स सरफेस एरिया जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होना है, एंड थीटा मीन्स एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो कितना होगा, तो एरिया का डायरेक्शन इस साइड में, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल, मतलब जो थीटा है वो एंगल बिटवीन एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो यहां से हम सॉल्व करेंगे कि फाइव इज इक्वल टू ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो एक प्लेन सीट के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डेरिवेशन में पढ़ा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया इज गिवन हेयर पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, दिस इज द 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री. एंड 5 विल इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 0.1 इंटू 0.1 इंटू कॉस 60 की वैल्यू, तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2. तो इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे, तो फाइव इज इक्वल टू जो हमें वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो ये हम पूरे को सॉल्व कर लेंगे. तो ओवरऑल सॉल्व करने के बाद 4.44 इंटू 10 टू दी पावर 3 आपको मिलेगा. और फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. दिस इज द आंसर.